नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बुढ़े ठरकी के बारे में जिसकी अपनी बेटी के साथ में अफेयर की चर्चा किसी ज़माने में आम बात थी। जो अपनी बेटी के साथ में लिप लॉक किसिंग सीन देकर बॉलीवुड में हाहाकार मचा चुका है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा घटिया सोच और इतना गंदा इंसान क्यों है, और ये वही लोग बोलते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। नाम है इसका महेश भट्ट। महेश भट्ट का जन्म हुआ था 20 सितंबर 1948 को बॉम्बे में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पर। जी हाँ, काफ़ी लोग जो है आलिया भट्ट और पूजा भट्ट को जो है नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मानते हैं, जबकि खुद महेश भट्ट भी जो है इंडस्ट्री में अपने बाप के दम पर आया हुआ था। नाना भाई भट्ट यानी महेश भट्ट के फादर ने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई थी, जिसमें उसने डायरेक्शन किया था या प्रोडक्शन किया था। अपने समय में वो जो इसका फादर था वो भी काफ़ी रंगीन मिजाज था, और उसने क्या किया था कि एक मुस्लिम लड़की से अफेयर करके उसे बिन ब्याही माँ बना दिया था। उस लड़की का नाम था शिरीन मोहम्मद अली, और उसने जिस बेटे को जन्म दिया था, उस शिरीन मोहम्मद अली ने जिस बेटे को जन्म दिया था, वो जो नाजायज़ औलाद थी वो बड़ी होके उसका नाम हुआ था महेश भट्ट। यानी महेश भट्ट जो है एक बिन ब्याही माँ से पैदा अवैध संतान है, जिस कारण इसकी जो है अपने पिता से ज़्यादा नहीं बनती थी। शुरुआती दिनों से ही ये जो है अपने पिता से थोड़ा सा अलग रहता था। और वैसे महेश भट्ट के जो पिता हैं उन्होंने एक और शादी की थी पूरे रीति रिवाज से, पूरे तौर तरीके से, जिसका नाम था हेमलता भट्ट। जो दूसरी शादी की थी, जो दूसरी नहीं थी वो पहली थी। हेमलता भट्ट से जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी इंडस्ट्री में है आज की डेट में, वो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जिनमें से एक जो है रॉबिन भट्ट है, जिन्होंने कई सारी फिल्मों की जो कहानियाँ लिखी है, कई सारी फिल्में जो है प्रोड्यूस की है। खैर, बात चल रही है महेश भट्ट की। तो महेश भट्ट जो है अपने पिता से नफरत करता था। यही कारण था कि महेश भट्ट अपने बाप का जो धर्म था, हिंदू धर्म, उससे भी बाप के साथ में जितनी नफ़रत बाप से करता था उतनी ही नफ़रत अपने बाप के धर्म से करता था। और यही कारण है कि जब महेश भट्ट ने दूसरी शादी की थी, यानी आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान से, तो जब उसने शादी की थी तो मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी की थी। क्योंकि क्या होता है कि हिंदू धर्म में तो एक बीवी के जिंदा रहते और बिना तलाक दिए दूसरी शादी संभव नहीं है। तो इसने जो है पहले मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर जो है दूसरी शादी की, क्योंकि इसकी जो असली बीवी थी यानी जो किरण भट्ट थी उससे तलाक नहीं हुआ था जब इसने सोनी राजदान से शादी की थी। महेश भट्ट का जो असली नाम है वो अशरफ भट्ट है, और सोनी राजदान का जो असली नाम है वो सकीना है। जब इन्होंने धर्म चेंज किया था तो उसके बाद जो इनका नाम हुआ था वो अशरफ भट्ट और सोनी राजदान का सकीना। सोनी राजदान से पहले जो इसकी वाइफ थी उसका नाम था, वो उसे जो है वो कॉलेज के टाइम से ही प्यार करता था महेश भट्ट जो है, और उसका नाम जो है पहले लॉरेन ब्राइट था, जिसने बाद में जो है शादी के बाद में अपना नाम चेंज करके किरण भट्ट रख लिया था। राहुल भट्ट ने अभी हाल ही में जो है एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले ही, और उसने अपने जन्म के समय का एक किस्सा बताया था कि जब उसका जन्म हुआ था तो उसका पिता जो यानी कि महेश भट्ट ने उसका नाम शाहनवाज भट्ट यानी कि एक मुस्लिम नाम रखना चाहता था, लेकिन जो उसकी माँ थी किरण भट्ट, उसने जिद की, और उसकी जिद की वजह से उसे जो है अपना नाम, उसका नाम, अपने बेटे का नाम हिंदू नाम रखना पड़ा। यही कारण है कि दूसरी शादी से पैदा हुई संतानों का नाम जो है इसने अपनी मर्जी से यानी मुस्लिम टाइप नाम रखा था, आलिया और शाहीन। आलिया नाम हो सकता है हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह का रखा जाता हो, दोनों धर्मों में रखा जाता हो, लेकिन जो शाहीन नाम है वो आप सोच के देखिए कि बिल्कुल एकदम जो है वो मुस्लिम नाम है। तो क्योंकि इसकी माँ जो सोनी राजदान थी वो भी सकीना नाम था उसका, वो भी मुस्लिम थी, और महेश भट्ट तो अशरफ भट्ट जो है छाई था, तो इन दोनों ने जो है जानबूझ के उसका नाम जो है शाहीन जो है रखा हुआ था। पूजा भट्ट जब फिल्मों में ट्राई कर रही थी, जो इंडस्ट्री में जिस टाइम वो नई नई आई थी पूजा भट्ट, तो महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने जो है स्टार डस्ट एक मैगजीन आती थी तो उसके लिए लिप लॉक किसिंग सीन दिया, और मीडिया वालों ने जब जो है एकदम से इसकी जो सीन दिया था इन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है चर्चा होने लगी चारों तरफ। तो मीडिया ने क्या है कि इन लोगों का जो है स्टेटमेंट जानने के लिए इनका इंटरव्यू लिया। तो महेश भट्ट ने उस समय क्या किया कि बिना उसके उस सीन की कोई सफाई देने के बजाय
एक स्टेटमेंट दिया कि पूजा भट्ट अगर इसकी बेटी ना होती तो ये जो है महेश भट्ट उससे शादी कर लेता। ये उसका स्टेटमेंट था, बिना कोई सफाई दिए हुए ये उसका मेन स्टेटमेंट था कि पूजा भट्ट अगर बेटी ना होती तो शादी कर लेता। उन दिनों बाप बेटी के अफेयर की चर्चा जो है बॉलीवुड में आम बात थी, और खुद पूजा भट्ट भी जो है इन खबरों को कभी भी डिनाई नहीं करती थी और इन खबरों को पढ़ के जो है अवॉइड कर देती थी या जो भी था, बट उस पे उन खबरों पे पूजा भट्ट ने जो है कभी भी कोई बयान नहीं दिया। खैर, दो शादियां करने के बावजूद महेश भट्ट का जो अफेयर था वो परवीन बॉबी से भी हुआ, और महेश भट्ट का जो अफेयर था परवीन बॉबी से वो दौर था 1977 का, 77 का, और यही वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान से अलग होकर जो है अपना एक नया बिजनेस मुंबई में जमाने की कोशिश कर रहा था। और दाऊद इब्राहिम का जो सबसे पहला बिजनेस था वो बिजनेस था ड्रग्स का। और दाऊद ने जो है महेश भट्ट जैसे जो यंग लड़के थे जिनकी बॉलीवुड के अंदर अच्छी पकड़ थी, उन सब लोगों को जो है अपने बिजनेस में ऐड किया और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो व्यापार था उसको जमाने का या ड्रग्स को खपाने का बॉलीवुड के अंदर उन लोगों को जिम्मा सौंप दिया। जो ड्रग्स दाऊद महेश भट्ट को बॉलीवुड में खपाने को देता था, उसी ड्रग्स को जो है महेश भट्ट क्या करता था कि पहले परवीन बॉबी पर ट्राई करता था ताकि जो है उसका टेस्ट ले सके, उसका जो है असर देख सके। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को जो है ड्रग्स देना शुरू किया था 1979 यानी 1979 से, और 1980 तक जो है परवीन को पागल कह के जो है महेश भट्ट ने कहता है उससे ब्रेकअप कर लिया था, उसको छोड़ दिया था। यानी कि 2 साल उसको जो है लगातार ड्रग्स दिया और 2 साल के बाद में उसको जो है पागल घोषित कर दिया। तो ये जो है पूरी एक प्लानिंग के साथ में इसने किया था। ये हालांकि जो कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो परवीन बॉबी के साथ में बाद तक रहे थे और उन्होंने परवीन बॉबी को कह सकते हैं कि बाद में काफ़ी कुछ संभाला था, लेकिन महेश भट्ट ने जो है बाद में परवीन बॉबी को बिल्कुल भी नहीं संभाला था, बिल्कुल उसने देखना ही बंद कर दिया था। और परवीन बॉबी की जो कहानी है, जो किस्सा है, वो एक अलग किस्सा है और उसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, क्योंकि परवीन बॉबी और महेश भट्ट का जो किस्सा है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 77-78 से जो है महेश भट्ट ने दाऊद का जो ड्रग्स का कारोबार था वो संभालना स्टार्ट कर दिया और पूरे बॉलीवुड में जो है ड्रग्स की जड़ें मजबूत करने के काम में लग गया। ये 77 के बाद की बात है, लगभग 80 से 80-90 के दशक से स्टार्ट हो गया था। और ऐसा नहीं है कि अकेला इस काम को जो है महेश भट्ट ही कर रहा था, इसके साथ में और भी कई बड़े बड़े नाम थे जो आज वो बड़े नाम हो सकते हैं। उस टाइम पे सारे के लोग ये क्या थे, यंग थे, नए नए युवा थे, तो इतना बड़ा नाम नहीं था उस टाइम पे इन लोगों का जो दाऊद के लिए ये जो है ड्रग्स का काम कर रहे थे। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स की आज जो मजबूत जड़ें हम दिखाई दे रही है या हम देखने को मिल रही है वो इसी की बदौलत है कि उस टाइम पे महेश भट्ट ने या महेश भट्ट के साथ में जो लोगों ने उस टाइम पे काम किया था वो पूरी ईमानदारी से किया था ताकि जो ड्रग्स का कारोबार है वो बिज़नेस में पूरा एक लंबे समय तक चले। और उस समय जो है उनका बिज़नेस का जो है मजबूती से जमाया ड्रग्स को, तो आज देख लो कि ड्रग्स जो है पूरी तरह पूरे बॉलीवुड को पूरी अपनी पकड़ में ले चुका है। और एक और चीज़ कि जब इस तरह का कोई गैरकानूनी काम किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में या किसी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है तो ये सब जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर किया जाता है, लोकल नेताओं के साथ में मिलकर किया जाता है, और वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उस एरिया के जो सेठ लोग होते हैं, उनके साथ में जो है सारों को एक साथ लेके, सारों को बातों में लेके, सारों के साथ में डील करके ये सारे अपने व्यापार को जो है, अपने व्यापार की जो पकड़ होती है एरिया के अंदर मजबूत की जाती है। 1990-92 के दौर तक जो है ड्रग्स का बॉलीवुड में काफ़ी बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें जमा चुका था, और यही वो समय था जब बच्चों की या छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी का धंधा जो है अस्तित्व में आया या पहली बार जो है कह सकते हैं देखने को मिला। और उसका कारण था कि इन लोगों की पुलिस और वहाँ के जो नेताओं पर अच्छी पकड़ हो चुकी थी। 1990 तक जो बेबी पेंगुइन के दादा था, उनकी पार्टी जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, वो काफ़ी बड़े लेवल पर आ चुकी थी 1990-92-95 तक। उस पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो पार्टी थी वो दाऊद का बड़ा खुलकर सपोर्ट भी करती थी, उसको खुल के जो है कह सकते हैं सहायता भी देती थी। लेकिन 93 के ब्लास्ट के बाद जो है क्या हुआ कि दाऊद
मोस्ट वांटेड बन गया था, उस ब्लास्ट का जो है मुख्य आरोपी था। तो उसके बाद जो है खुलकर उसका कभी समर्थन नहीं कर पाए, बल्कि उसके नाम पे जो है अपनी राजनीति चमकाने में लग गई वो पार्टी जो है। दाऊद के भारत से भागने के काफ़ी कुछ जो है हिंदुस्तान में चेंज हो गया था भागने के बाद में। जब दाऊद जो है मुंबई से भागा था, भारत से भाग गया था, तो उसके बाद में जो इंडिया का या मुंबई का जो दशा थी, जो दिशा थी, वो काफ़ी कुछ चेंज हो गई थी। जब दाऊद भारत से भागा तो जो पेंगुइन के दादा की पार्टी थी वो एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी उस टाइम पे। महेश भट्ट एक नौजवान से हटकर एक सफल निर्माता निर्देशक बन चुका था उस दौर तक, 93 तक जो है। ड्रग्स के कारोबार की कैरी जो है पेडलर हो चुके थे बॉलीवुड के अंदर, और यही कारण था कि दाऊद को भारत से भागने के बाद भी दाऊद मुंबई पर जो है अपनी हुकूमत करता रहा। उसका कारण यही था क्योंकि 1993 तक जो है दाऊद मुंबई के ड्रग्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक मजबूत चेन खड़ी कर चुका था, जो इसके इशारे पर इसके बाद भी काम करती रही। और वही जो चेन है, उसकी लंबी चेन जो बनती चली गई, वो चेन आज भी काम कर रही है। खैर, बात चल रही थी बूढ़े बाबा की। बूढ़ा ठरकी बाबा आज भी जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सबसे बड़ा डीलर है। यही कारण है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो सारे जो है पागल होके मरते हैं, उन्हें भूत दिखाई देता है, आवाज़ें सुनाई देती है, और उन सब का जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो ठरकी बाबा से ज़रूर होता है। यहाँ तक कि दिव्या भारती की जब मौत हुई थी, 93 की बात है वो, और उसमें भी जो है इस बुड्ढे का हाथ था। 93 के अंदर भी वो जो मौत हुई थी दिव्या भारती की, उसमें भी इस बुड्ढे ठरकी का हाथ था। और वो कैसे हाथ था वो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और 1990 के बाद में इसने जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो बिज़नेस शुरू किया था, वो दाऊद को जो है मुंबई से भागने के बाद इंटरनेशनल लेवल का हो गया था। जो शुरुआती स्टार्टिंग जो थी वो कह सकते हैं नेशनल लेवल पे था, एरिया लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे जो 93 के बाद में मुंबई से बाहर उसके दाऊद हो गया कांटेक्ट, और दाऊद के सहारे जो वो बिज़नेस था वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया, क्योंकि इसके जो लिंक थे वो देश के आतंकवादियों से बनने शुरू हो गए थे। और सारा कुछ जो हुआ था वो सब हुआ था दाऊद के थ्रू ही। आज ये ठरकी बुड्ढा बॉलीवुड में छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी जो करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ आतंकवादी संगठनों को करता है, बाकी किसी भी व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को ये तस्करी नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि इस ठरकी बुड्ढे का जो मेन मकसद है, जो इसका रीज़न है इन सब का सारे कामों को करने का, वो पैसा बनाना है। नहीं, इसका जो असली मकसद है वो है देश को तोड़ने का, देश को बांटने का। ये आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इसी दिशा में जो है लगातार काम कर रहा है। और मेरे पास इसकी जो है एक वीडियो है जिसमें मैं ये किसी मुस्लिम सभा में भाषण दे रहा है और बार बार जो है देश को तोड़ने की बात करता है। वहाँ के लोगों से जो है वहाँ तालियां बजाते हैं जैसे देश को तोड़ने की बात करता है। तो हो सकता है वो वीडियो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों में देख भी रखी होगी, लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट इसका लाऊंगा तो मैं आपको जो है वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो उस वीडियो में देश को तोड़ने की बात कर रहा है देश के दुश्मनों के साथ में मिलके। क्योंकि ये वीडियो तो वैसे ही जो है काफ़ी लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, तो वैसे भी इसके जीवन की जो है ये पूरी कहानी नहीं है। ये बीच बीच में से मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जो कह सकते हैं मेन पॉइंट्स बताए हैं बीच बीच में से। जो बाकी पूरी कहानी होगी इसको मैं पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा और उसमें मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे उस वीडियो में देश के दुश्मनों के साथ मिलके ये देश के विपरीत बातें कर रहा है। और सही बताऊं तो इसके जो 2-3 पार्ट से या 3-4 पार्ट से इसके जो कुकरम है वो सारे, इसकी जो दास्तान है वो नहीं आ पाएगी। इसके 5-6 पार्ट्स में ही जो पूरी दास्तान है वो आ पाएगी, या दूसरे या तीसरे पार्ट्स में मैं जो है परवीन बॉबी की कहानी भी बताऊंगा, क्योंकि परवीन की बॉबी जो है इसकी कहानी से ही जुड़ी हुई है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि ठरकी बुड्ढे के लिए आपके जो है क्या विचार हैं और आप लोग जो है इसके बारे में क्या जानते हैं। और चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।